क्योंकि उसी भगत सिंह ने कहा था कि गूंगे बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी होता है, और ये जुबान, ये आवाज हमारी धमाका है। पार्लियामेंट तक आवाज जानी चाहिए। गूंगे बहरे हैं ये। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आप भी यूथ हैं, सरकार कह रही है कि 1.5 साल के लिए हम इस कानून को स्थगित कर देते हैं। दूसरी तरफ ये भी अभी बयान आया है कि जो किसान हैं वो भोले भाले हैं, उनको बरगलाया जा रहा है। दोनों सवाल आपसे हैं, क्यों 1.5 साल पे नहीं मान रहे हैं और क्यों इतने आप सीधे हैं कि बरगलाए में आ जा रहे हैं नेताओं के? दो चीज़ें होती है, या तो कानून होता है या नहीं होता है। बीच वाली बात कौन सी होती है? होल्ड का क्या मतलब है कि 1.5 साल में 2-4 आदम चुनाव हैं, वो काम निकल जाएगा, सरकारें बन जाएंगी, फिर वापस। अब भाई ने बोला ना कि दोबारा आएंगे, कि बार बार होता है कि ये जन आंदोलन है जो पहली बार अपनी ज़िंदगी में देख रहा हूँ। बार बार तो लोग नहीं जुड़ते, और ये आंख में काटा है। दिल्ली की सड़कों पे लोग बैठा हुआ है, मतलब बॉर्डर पे आप देख सकते हो, ये 4-5 लेयर की, 10-10, 12-12 लेयर की और कंक्रीट की बैरिकेड लगाई गई हैं। जैसे आवारा पशु नहीं होते, आवारा पशु को जाने से रोका जाता है खेत में। भेड़ बकरियां समझ रहे हैं किसान को, ये वही तो है। और क्या है, किले लगा रखी हैं, तो वो है। दूसरी बात, कमेटी की बोली 1.5 साल का होल्ड। कमेटी की कमेटियाँ कैसे होती सबको पता। 2005-06 में स्वामीनाथन कमेटी की 5 रिपोर्ट आई थी। उसने बोला था C2 की 1.5 गुना कॉस्ट पे दिया जाएगा MSP। आज तक लागू नहीं हुआ। A2+FL पे दे रहे हैं, तो स्वामीनाथन की आज तक लागू नहीं है। दूसरी बात, 1960 के डिकेड में कोठारी कमीशन की रिपोर्ट आई थी, कमेटी कमीशन की बात कर रहा हूँ मैं। उसने बोला था GDP का एजुकेशन में 6% खर्च किया जाएगा, आज तक नहीं किया जा रहा। 3% के आसपास है। कल बजट आया, उसमें भी 3% के आसपास है, जितना पिछले साल था उतना आया हुआ है। तीसरी बात, 2012 में निर्भया रेप हुआ था, उसके बाद वर्मा कमेटी बैठाई थी, उन्होंने गाइडलाइन दी थी देश में लागू करनी है रेप कल्चर को रोकने के लिए। आज तक लागू नहीं किए हैं। 1993 में वोहरा कमेटी की बैठाई थी, जो क्रिमिनल, पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेट नेक्सस है देश को लूटने के लिए। बॉम्बे ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद आज तक नहीं बताए गए किसके नाम हो। एक कोई गुर्गा फंसता है विकास गुप्ता जैसा, जो इनको एक्सपोज करेगा, उसकी गाड़ी पलटवा देते हैं। समझ रहे हो? तो यही तो चल रहा है। किसी ने कहा था कि बन के आकाश सब बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा अखबार में आ जाएगा। कि चोर उचक्कों की करो कदर, पता नहीं कब कौन कौन सी सरकार में आ जाएगा। ये चोर उचक्कों रात दिन तो ये चोर उचक्कों की सरकार है भाई साहब। 43% इस देश के पार्लियामेंट में क्रिमिनल बैठे हैं, अकॉर्डिंग टू एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ADR की रिपोर्ट बताती है। अब 43% पार्लियामेंट में MLA MP वैसे बैठे हैं अपराधी, तो हमारा कानून वैसे बनेंगे। मर रहे हैं ना लोग। कुलदीप सेंगर रेपिस्ट, हिमानंद स्वामी रेपिस्ट, साधु प्रज्ञा ठाकुर आतंकवादी बोल रहे हैं ना। 2008 में मालेगांव ब्लास्ट केस हुआ, उसकी मेन कूद है, आतंकवाद के चार्ज हैं। आतंकवादी और रेपिस्ट हमारा कानून बनाया अपराधी, तो ऐसे ही कानून बनेंगे। मर रहे हैं ना लोग। दूसरी बात, आपने MSP की। हम बाजार में कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे खरीदते हैं, MRP पे। ना तो हम मैक्सिमम मांग रहे, ना मीडियम मांग रहे, हम तो मिनिमम मांग रहे हैं, वो भी खत्म हो रहा है। दूसरी, आपका क्वालिफिकेशन क्या? मैं पढ़ता हूँ, काम की बात करता हूँ। मोदी जी मन के बात करते हैं। क्वालिफिकेशन ये है कि काम की बात करता हूँ। फिर भी कितना पढ़े लिखे आप? मैं UPSC की तैयारी कर रहा हूँ। UPSC की तैयारी आप कर रहे हैं और यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। सत्ता में बैठे हुए लोग कह रहे हैं किसानों को बरगलाया जा रहा है, तो आप क्यों बहकावे में आ रहे हैं? एक तरफ आप UPSC की तैयारी भी कर रहे हैं, फिर विपक्ष बहकावे में आ पा रहे हैं। नहीं, फिर नाम तो बताए ना कौन सा विपक्ष है वो। समझ रहे हो ना? कहीं है विपक्ष इस देश में? कहीं विपक्ष है? कितनी सीटें हैं, कहाँ पे है? समझ रहे हो ना? खत्म हो चुका विपक्ष। डायनेस्टी पॉलिटिक्स चल रही है। 2 ही तो पार्टी हैं, एक BJP है, एक तो हिंदू के नाम पे चलाती है, एक डायनेस्टी है। बाप दादे के चंद्रगुप्त मौर्य जैसे चला था ना, वही काम इसमें चल रहा है। बाप दादा पोता, वही तो सरकारें चल रही हैं। इतने घोटाले किए थे कांग्रेस ने, बाद में इनको लेके आएंगे, कुछ अच्छा करेंगे। आप मुझे बताइए, हिंदू खतरे में है इस देश में? जब राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम था, मुस्लिम था, और मनमोहन सिंह एक सिख प्रधानमंत्री था, जब तो हिंदू खतरे में नहीं था। जब आज हिंदुओं की सरकार है, तो आज हिंदू खतरे में है। समझ रहे हो ये गेम को? ये कैसा फॉर्मूला? यही तो गेम है। आप हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और ये मूर्तियाँ, फकीरी, यही काम करते रहो, मन की बात करते रहो, काम निकलता रहेगा। ये लोग, अब लॉकडाउन लागू है ना, उस टाइम पे क्या बोले कि रामायण देखो, महाभारत करो, महाभारत देखो। उसका मतलब क्या था? फिर बाद में दारू बेचने लगे, दारू पीते रहो। बात क्या देखी कि 8-9 महीने का लॉकडाउन था। किसी ने किताब उठा ली तो सवाल जागृति हो जाएगी ना, साइंटिफिक टाइम पर डेवलप हो जाएगी। आर्टिकल 51 हमारे संविधान का बोलता है कि इट शुड बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ह्यूमनिज्म। तो समझ रहे, साइंटिफिक टेम्पर है ना, वो बात करने, सवाल पूछने लगा। सवाल किसी को पसंद नहीं है, तो यही तो गेम है कि किताब ना पढ़ जाए, गोबर में उत्तर की बात करते रहो।
तो समझ रहे ना, सवाल पूछ ले। टीवी मोल जो है वही तो गेम है, वही तो हो रहा है। डिवाइड एंड रूल पे मैं कुछ कहना चाहूंगा कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? नदियों के कुछ नाम लिखे, बहती धारों का क्या होगा? क्योंकि गंगा भी पानी है, बेजमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी है, पानी का मतलब क्या होगा? उन फिरका परस्तों से पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे? एक ही हो हमेशा से सबकी, क्या हो भी नहीं बनाओगे? नस्लों का जो करे बंटवारा, नस्लों का जो करे बंटवारा, रहबर काम का ढोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ी थी या राम ने मस्जिद तोड़ी है? यही तो गेम है, यही तो गेम है कि मंदिर में रखो इनको। आप मुझे बताओ, मंदिर बन गया इस देश में, पहले भी मंदिर बने हैं, सरकारों ने बनवाए क्या? अगर मंदिर सरकार बनवाएगी तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सड़कें, बिजली, पानी, ये कौन बनवाएगा? सरकार को वोट दे के बनाते हैं मंदिर बनवाने के लिए। आर्टिकल 25 हमारे संविधान का बोलता है कि फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी और नॉट एनी रिलीजन ऑफ योर चॉइस। धर्म हमारा पर्सनल मैटर है, पर्सनल मामला, फेथ का मामला है। चंदा इकट्ठा करके मंदिर बनवाएंगे, सरकार मंदिर बनवाएगी क्या? क्या चल रहा है ये गेम नहीं तो क्या है? ये डाइवर्ट रूल वाली बात हो रही है ना कि ये इसी की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद में घंटी बजाते रहे, वही काम होता है। मैं थोड़ा सा समझा दूँ कि बात क्या है कि पुराने जमाने में क्या होता था। एक सवाल उससे पहले आप समझाइएगा, एक मैं आपसे पूछता हूँ, चूँकि आप एक बहुत सुलझी हुई बात कर रहे हैं। मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम के नाम पे राजनीति देश की तकदीर में, मुकद्दर में लिख दिया गया है। आज का युवा इस राजनीति से क्या उब चुका है? अब आप मुझे बताइए, ये कोई शक है क्या? पहले क्या गांधी जी ने कहा था कि पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल इज ए सिन, अपराध है ये सिद्धांत है कहीं पे। धर्म, राजनीति में धर्म होना चाहिए, अब उल्टा हो रहा है, धर्म में राजनीति हो रही है। समझ रहे हो ना? ये तो गेम है और क्या है राजनीति? आप मुझे बताइए, फंडिंग कौन करता है उनकी? कॉरपोरेट, बड़े बड़े उद्योगपति वो करते हैं ना, कैपिटलिस्ट। क्रोनिक कैपिटलिज्म एक टर्म होती है, वो उसका यही मतलब होता है, पहले तुम अदानी अंबानी उसकी फंडिंग करेंगे, बाद में उसकी पॉलिसी बनेंगे। उसने 2 रुपये की पैसा लगा तो 12 रुपये कमाएगा वो, कई गुना, मतलब उदाहरण है ये। मतलब यही तो हो रहा है देश में। ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है 91 वाला, वो बात क्या है कि एपीएमसी में क्या बोला कि खामियां हैं, मिडिल मैन वगैरह। ऑक्सफैम की आपने रिपोर्ट पढ़ी है, उसमें कहा गया है कि भारत में जो है वो आर्थिक और सामाजिक जो दूरियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट में कहा गया कि जो अंबानी जैसे अंबानी की कमाई का कहा गया कि जितना अंबानी लॉकडाउन में अंबानी ने जितना एक महीने में एक घंटे में कमाया है, आम आदमी को उतना कमाने के लिए 10 साल लग जाएंगे, और जितना 10,000 साल लग जाएंगे, और जितना 1 सेकंड में कमाया है उतना कमाने के लिए 3 साल लग जाएंगे। आप किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं? तो जो समान जो दूरी है ये 91 में इकोनॉमी को खोला था एलपीजी के थ्रू, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। क्या बोला था कि बाहर की कंपनियां आएंगी, देश का विकास होगा, ग्रोथ होगी, लोगों को नौकरियां मिलेगी, देश बढ़ेगा। उसी का नतीजा है कि आज ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है, हर साल सालाना आती है। इस सालों 25 जनवरी को आई है, एक दिन पहले 26 से। हाँ, तो उसमें बोला है कि 1% के पास देश का 60% धन है, देश के 10% के पास देश का 90% धन है। ये किसान, ये गरीब किसान, मजदूर, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, ये कहाँ है? ये कारखाने लगाएंगे, इंडस्ट्रियल लगाएंगे, कहाँ है? ये मर रहे हैं। ये असमानता किसके कारण है? बोला तो क्या कि इन्हीं का विकास होगा, हो गया किसका? ये तो गेम है। ये एग्रीकल्चर के मूवमेंट बता रहे हैं कि प्राइवेट हाथों में दे दो, विकास होगा किसान का। लॉकडाउन के अंदर एक घंटे में 90 करोड़ रुपए कमाता था अंबानी। उतना ही आदमी, जितना गरीब आदमी 3 साल लगाएगा इतने रुपए कमाने में। एक सेकंड ही कमाई। वही तो बोल रहा हूँ ना, ये तो गेम है। पूरा देश का हालात ही हो चुके हैं, असमानता इतनी बढ़ गई है। हमारे संविधान में लिखा है कि वी दी प्रस्तावना ना प्रीएम्बल, उसमें लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनी रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सोवरेन क्या होता है? संप्रभु राष्ट्र। हमारे देश के डिसीजन हमारे देश के अंदर होंगे, बाहर वाला इंटरफेयर नहीं कर सकता। आज क्या है, चाइना हमारे देश के अंदर घुस के गाँव बसा रहा है, ये है क्या संप्रभु? हमसे कागज मांग रहे हैं। एनआरसी सीए के जैसे हम सरकार को वोट दे के बनाते हैं, हमारी वोट लेके सत्ता पे बैठ गए। वो सत्ता पे जैसे ही बैठे उसके बाद जाके बोले कागज दिखा तू कौन है, वोट हमारी ली, हमारे होना वजूद मांग रहे हैं। अरे आप बताओ, रफाल के कागज कहाँ है? ईवीएम में क्या चल रहा है, उसके कागज कहाँ है? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में कागज का क्या चल रहा है? ट्रांसपेरेंसी बोला था, कहाँ है उसके कागज? क्या चल रहा है उसमें? मोरों को दाना खिला रहे हैं। पनामा पेपर्स, पैराडाइज पेपर, स्विस बैंक अकाउंट, कौन से मोर है जो देश का दाना खा गए? भाग गए ना लेके स्विस बैंक अकाउंट। 15 लाख आने वाले कहाँ से आने वाले थे? वो स्विस बैंक का अकाउंट से आने वाले थे ना। उनका कागज दिखाओ ना। हमसे क्या, सारे बैंक डुबो दिए, पीएमसी डुबो दिया, पीएनबी, यस बैंक का नो बैंक बना दिया, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय मल्ल्या, ललित मोदी धन लेके भाग गए। हमसे कागज मांग रहे हो? आप बताओ ना। पीएम केयर को आरटीआई से बाहर क्यों रखा? तेरे बाप की जागीदार क्या हो?
बोलो, देश का चंदा इकट्ठे करके धन था ना, सभी ने इकट्ठा करके धन दिया था कि ये पेंडेमिक है, इससे बचा जा सकेगा, कल्याण होगा देश का। लेकिन किसका कल्याण होगा सबको पता है। आरटीआई से बाहर रख दिया, हर जो इंस्टीट्यूशन है ना जो, उसको डाइल्यूट कर दिया है। आप आरबीआई से देख रहे हो, उर्जित पटेल भग गया, इस्तीफा दे के भग गया हो, रिटायर नहीं हुआ था। अरविंद सुब्रमण्यम चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, वो भग गया। उसके बाद क्या बोला कि डाटा को मैनिपुलेट कर रही है, बोला ना। इलेक्शन कमीशन उसमें उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, आरटीआई को डाइल्यूट कर दिया। वो एक लास्ट वो था, हथियार था गरीब आदमी के लिए। सरकार से हम सवाल पूछते थे कितना पैसा कहाँ लगाया, ये कागज दिखा, समझे ना, वो डाइल्यूट कर दिया। हर कुछ तो डाइल्यूट हो रहा है। चलिए, एक सवाल और है मेरा आपसे, मैं आपके पास आऊँगा, उससे पहले आपसे एक सवाल है। यहाँ पर किसानों को बैठे हुए लगभग 70 दिन हो गए हैं। शुरुआत में इनको खालिस्तानी, आतंकवादी सब कुछ कहा गया और मीडिया ने खूब चलाया, यहाँ तक कि भाजपा के नेता लोग भी कह रहे थे। उधर सरकार में बैठे हुए लोग किसानों से बात करते हैं। जिन मीडिया चैनल्स ने, एक पत्रकार हैं, उनका एक चैट वायरल होता है, देश के रक्षा से संबंधित एक चैट था और वो वायरल हो जाता है। वो कहते हैं कि पीएमओ मेरी जेब के अंदर हैं, देश के गृह मंत्री को भी जेब के अंदर अपनी बता देते हैं। दूसरी तरफ जब किसानों का आतंकवादी, खालिस्तानी कहा गया, ना उन टीवी चैनल्स को कोई नोटिस है, ना उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई। पीएम मोदी ने लाल किले वाले कांड को लेके संसद के अंदर उसको कंडम किया, उसका विरोध किया कि नहीं होना चाहिए था, वो अच्छा है। लेकिन जो ये किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी बोला गया, सरकार के किसी मंत्री ने, विधायक ने, सांसद ने, पीएमओ ने या गृह मंत्री ने, प्राइम मिनिस्टर ने, किसी ने उसका विरोध नहीं किया कि भैया ये तो देश का किसान है, इसको आतंकवादी या खालिस्तानी मत बोलो। सरकार, आप मुझे बताइए, आप मोदी को कैसे जानते हो, मैं कैसे जानता हूँ? मेरी बुआ का लड़का है, आपकी बुआ का लड़का है, बताओ, नहीं है ना? किसने बताया उसको? मीडिया ने। थाली उतारी, भगवान बनाया उसको, बनाया कि नहीं बनाया? जो भी चीज़ें देखते हैं, डेमोक्रेसी के 3 स्तंभ होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। चौथा होता है मीडिया। जो ये तीनों काम करे उसके बारे में मीडिया बताता। जो देश में चल रहा है मीडिया के थ्रू पता चलता है। घर घर में तो कान में आकर तो बताता नहीं मोदी भाई, ये अब ये पॉलिसी लागू करने जा रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ, समझे? मीडिया बताता है। मीडिया बिकाऊ है, समझ रहे ना? तो कुछ भी करें, 2 कौड़ी के औकात नहीं, वो बोल रहे पूछता भारत। मीडिया के बारे में क्या कि बारी बारी पकड़ पकड़ विकास कर रहे हूँ कि देश चलता नहीं, वो चलता है, मुद्दा हल नहीं होता, वो चलता है। जंग मैदान पे नहीं, मीडिया पे जारी है, आज तेरी तो कल मेरी बारी है, यही तो चल रहा है। ये क्या लगा रखा है? ये लाल गाड़ी, पीली गाड़ी, ये मीडिया है क्या? ये स्टॉकिंग करना, लोगों को कैमरा लेके आएंगे, हर बार तो वाला बोलेगा ब्रेकिंग न्यूज, रिया ने मूत क्या, रिया ने चीख मारी, ब्रेकिंग न्यूज, रिया जोर से मारी चीख, समझ रहे हो ना? ये बिजनेस है, ये न्यूज दिखा रहे हैं, बिकाऊ। या जेल में कैसे सो रही थी, वही तो, यही तो गेम है। ये देश का किसान मरा, कभी दिखाई? आप ये बता दो, हमारे कंबाइन भी चलती, ट्रैक्टर भी चलता, कभी टीवी पे दिखा था ट्रैक्टर कैसे खुदाई करता है, कैसे चलाता है हल, किसान कैसे कटाई होती, कभी भी एक दिन भी दिखाया हो? तो ये कुछ। अब आपकी बात रोक कर एक सवाल और पूछता हूँ। एक पत्रकार हैं, फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, पुनिया साहब, सिंगू बॉर्डर पर कवरेज कर रहे थे, पुलिस उनको उठा के ले जाती है, उनको मुकदमा दर्ज करके उनको तिहाड़ जेल में भेज देती। आरोप लगाते हैं कि वो पुलिस के साथ मार पिटाई, बदतमीजी कर। सवाल पूछने तक तो कोई देखा नहीं भाई, पुलिस की, उनकी घर की सरकार है, कुछ भी बोल रहे हैं। पुलिस तो देखिए, 2 कानून है, एक तो NSA है, 1980 में पास हुआ था, वो इंदिरा गांधी जी के सरकार ने पास किया था। उससे पहले से होता था मिसा, समझ रहे हो? तो एक तो वो है NSA, प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बात करता है कि कोई भी बोलेगा तो उसके ऊपर प्रिवेंटिव डिटेंशन का केस डाल के अंदर कर दो। जम्मू कश्मीर में वो हो रहा है, सब बंद कर रखे, नेट भी बंद कर रखा है, यही तो विकास है। और एक है यूपा, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, वो उसमें क्या है कि 2019 में अमेंडमेंट कर दिया। अब क्या बोल रहे कि कोई भी सवाल करेगा ना, जो भी सरकार को अच्छा लगेगा उस पर ऊपर ठोक दो। वो कानून बोलता है कि सीधा आतंकवादी घोषित करता है विदाउट ट्रायल। नेचुरल जस्टिस बोलता है कि इनोसेंट विदाउट अंटिल प्रूवन गिल्टी। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, समझ रहे हो? तो यूपा तो यही बोल रहा है। भीमा कोरेगांव 2018 में केस हुआ, उसमें देश में जो इंटेलेक्चुअल है ना, हाईली आनंद तेंदुलकरे, इतनी ज्यादा पुस्तकें लिख रहे हैं, कितने इंटेलेक्चुअल हैं देश के, सुधा भारद्वाज, नाम बहुत हैं, तो उनको अंदर डाल रखा 2 साल से विदाउट ट्रायल। देश के जेलों के अंदर ना 4 लाख कैदी हैं, उनमें से 70% अंडर ट्रायल हैं।
मतलब क्या है कि शायद उनकी ट्रायल हो जाए ना पूरे तो बरी हो सकते हूँ, तो क्या बेमतलब में जेल में डाल रखा है। 30 साल में इस जुडिशरी फैसला लेती है, जुडिशरी में 3.5 करोड़ केस पेंडिंग है, तो शक ना करें तो क्या करें, समझ रहे हो ना। देख आनंद तेल तुमड़े साहब का आपने लेटर शायद पढ़ा होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। आनंद तेल तुमड़े साहब गिरफ्तारी से पहले एक लेटर जारी करते हैं और उस लेटर में पूरी कहानी बयान करते हैं कि कैसे उनको पकड़ा गया, कैसे उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए, लेकिन देश में कोई आवाज़ आनंद तेल तुमड़े के हक़ में नहीं बोलती है। इसके क्या वजह है? ये बात क्या होती है, जैसे जब इंडिया आज़ाद हुआ ना, जब उस टाइम ब्रिटिश पुलिस थी ना, उसमें ना 3 लाख 10 हज़ार पुलिस वाले थे, उसमें से 2,70,000 उसमें से 2,70,000 इंडिया के थे, मतलब कि 90% पुलिस वाले इंडिया के थे। हमारे लोग ही हमारे लोगों पे शासन कर रहे थे। अगर वो डिफेक्ट हो जाए, हमारे साथ खड़े हो जाते तो क्या औकात थी, ब्रिटिश मतलब अंग्रेज रुक जाते। आज भी तो वही हो रहा है। अभी क्या सोचते हैं कि किसान की बात है मैं क्यों जाऊँ, मुझे क्या मतलब है, समझ। जर्नलिस्ट की बात है, सोचते हैं मैं तो किसान हूँ, मुझे क्या मतलब है। राहत इंदौरी जी ने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर इस जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये मत सोचो कि किसान की बात है, ये जर्नलिस्ट की बात है, डॉक्टर की बात है, ये पुलिस वाले की बात है, किसी और की बात है, ये सबकी बात है। देश सबका है और नहीं बोले तो नुकसान भी सबका है। तो ये आज डेमो आखिरी सवाल मेरा आपसे है, राकेश टिकैत साहब के ऊपर FIR में नाम उनका दर्ज होता है। इसी तरह आपने तेल तुमड़े साहब की बात करी, उनको भी 2 साल हो गए, वो भी अभी जेल में हैं और बिना किसी कोई उनके अभी ज़ाहिरी तौर पे कोई ख़ता उनकी नहीं नज़र आती है। इसके बीच में आप कंपैरिजन अभी कर रहे थे धारा 370 से, यहाँ पर भी नेट बंद है, कश्मीर में भी 10 महीने नेट बंद रहा है, यहाँ पर भी पुलिस की बैरिकेडिंग इस तरह से कि जैसे मान लीजिए कोई किसान नहीं आतंकवादी घुसाए हों दिल्ली की सीमाओं के अंदर। कश्मीर भी बंद था। कैसे कंपैरिजन करते हैं इस किसान आंदोलन के सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और कश्मीर को, जहाँ नेट भी बंद है और पुलिस की बैरिकेडिंग भी ज़बरदस्त। यही तो डिजिटल इंडिया है। मैंने बताने तार ऐसे लगा रखे जैसे और पशुओं किसान, समझ रहे हो ना। ये कुत्ते बिल्ली मान ने भेड़ बकरियां बना दिया हमें। आतंकवादी हैं क्या हम? दिल्ली के अंदर नहीं जा सकते क्या? क्या बात होगी? हमारे देश की राजधानी है ना, हमारी नहीं है क्या दिल्ली? देश को पला भूखे मरते थे। ये तो कुत्ते बिल्ली बना रहे हमें। ये तो तार ऐसे लगा कील गार्ड रखी हैं। तो और यही तो विकास है। नेट बंद कर दें। आज डिजिटल क्रांति है, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, समझ रहे हो ना। और हर तरह से जम्मू कश्मीर से 1.5 साल से नेट बंद पड़ा है। बोल रहे हैं कि विकास होगा, 370 हट देगी। अरे हटा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी कर लो, लेकिन नेट तो चलाओ। स्कूल कॉलेज तो खोलो। पढ़ाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। आप मुझे बताओ, किसान आंदोलन गोदी मीडिया तो नहीं दिखा रहा, उनको तो एक 15 सेकंड का वीडियो चाहिए था लाल किला का, वो दिखा रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं हर तरीके से, समझ रहे हो ना। ये आंदोलन कैसे खड़ा चल रहा था, कैसे खड़ा हो रहा है? सोशल मीडिया के कारण, नेट के कारण। क्योंकि हमारे आप जैसे देसी पत्रकार हैं, जो भी है, जर्नलिस्ट हैं, जो फ्रीलांसर हैं, वो आते हैं और लोगों को खबर दिखाते हैं। नेट के थ्रू चल रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू चल रहा है। तो नेट बंद कर दो, खत्म है। यही तो है, ये यही चाह रहे हैं। लेकिन ये सोच इनको ये नहीं पता है। किसी ने कहा था कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है और जीत होती है जब ठान लिया जाता है। किसान ठान क्या है? कोई हटा के दिखा दो, किसी के बाप में दम है तो यहाँ से अपना हक लेके जाएंगे। दोनों कानून वापस होना चाहिए पहले। तीसरे कानून का अमेंडमेंट वापस होना चाहिए। केवल संशोधन, पूरा कानून वापस होना चाहिए। नहीं तो ऐसे हो जाएगा जैसे संशोधन के बाद हुआ, स्टॉक लिमिट हट जाएंगे। अपनी बात को खत्म करना चाहूँगा, शाम तक भी बोल सकते हैं। भगत सिंह ने कहा था कि इंकलाब में तो पिस्तौल से आता, न बम से आता, इंकलाब आता विचारों से। ये विचार है, किताब है, नॉलेज है। ये किताब किसान पे इंकलाब किताब बोल रही है। तो अपनी बात को खत्म करना चाहूँगा। पीयूष मिश्रा जी ने कहा था कि वो काम बुलागा काम हुआ, जिसमें चंद्रशेखर आजाद न हो, वो इसको बुलागा इसको, जिसमें भगत सिंह की याद ना हो। भगत सिंह की याद ना, और ये भगत सिंह की कौम है। ये बात को खत्म कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। भगत सिंह ने कहा था कि लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आ जाएगा, मेरे खून का एक कतरा इंकलाब लाएगा। जोर से बोलना सबको, क्योंकि उसी भगत सिंह ने कहा था कि गूंगे बैरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी होता है। और ये जुबान, ये आवाज़ हमारी धमाका है। पार्लियामेंट तक आवाज़ जानी चाहिए। गूंगे बैरे हैं ये। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। तो मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ किसान आंदोलन के बीच में। तो बाकी जो गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर की तमाम छोटी बड़ी खबरें हैं, मैं लगातार आप तक पहुँचाता रहा हूँ, आगे भी पहुँचाता रहूँगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।